हेलो स्टूडेंट। आज के जो सेशन होगी, इस सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करें आज के सेशन का, जिसमें आपको 70 क्वेश्चन कराए जाएंगे। प्रत्येक के सिंगल चॉइस होंगे, यानी 4 ऑप्शन में से केवल एक सत्य। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा होती है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में दो आवेश होते हैं, एक माइनस क्यू, एक कितना प्लस क्यू। दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इसकी लंबाई 2l है और यहाँ पे कितना है, p है। अब ऐसे स्थिति में यहाँ पे कितने आवेश हैं, दो आवेश। P बराबर कितना होगा, Q इंटू 2l। और यह यूनिट की बात किया जाए तो इसका यूनिट होता है कूलाम मीटर। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, तो सबसे पहला ये आंसर है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। यानी कह रहा है क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में डायरेक्शन कहां से कहां होगा, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़िए। कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अब बताइए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको लिख सकते हैं E बराबर एफ बाई क्यू। अब इसका आंसर करेक्ट कीजिए। E बराबर कितना है, एफ बाई क्यू है, जबकि फोर्स का यूनिट होता है कितना, न्यूटन, और चार्ज का कितना होगा, कूलम। तो ये आंसर क्या आएगा, न्यूटन पर कूलम। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए। ऐसे इसके दो यूनिट होते हैं, लेकिन यहां पे जो दिया हुआ है E बराबर एफ बाई क्यू, फोर्स बाई चार्ज, और इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट टर्म, अब बताइए यहां पे क्या दिया है, एक कूलम आवेश है। पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एक कूलम आवेश का मतलब है Q का मान एक कूलम है। तो अब बताइए Q बराबर क्या होता है, N। तो N बराबर कितना होगा, Q, अब I कितना, E। Q का मान कितना है, 1.6 गुने 10 पे पावर -19। यहां से ये हट जाएगा तो 10 आएगा। अगर इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो कितना होगा, 1/16, 10 पहले से है, गुना जाएगा 10 पे पावर 19, यानी 100 गुने 10 पे पावर 18 बटा में 16। अब कटा दीजिए, कितना आएगा, 6.25 इंटू 10 पे पावर 18, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। कह रहा है 6.25 गुने 10 पे पावर 18। ठीक है, यहां पे शर्त दिया है, कह रहा है क्यू बराबर, क्यू का मान दिया है 1 कूलम, क्यू बराबर कितना है, यानी एन बराबर क्यू बाई ई हो गया। ओके, अब कंफर्म है, आगे बढ़िए। ये आवेशों का क्वांटीकरण है। नेक्स्ट, अब बताइए, इसमें कह रहा है कि आप बताइए के का मान हो सकता है। तो के का मान हमेशा माध्यम में, मीडियम में 1 से बड़ा होता है, तो नेगेटिव का चांस खत्म, 0 होगा नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी। हाँ, आप लोग जो भी बनाए होंगे सारे ऑप्शन पे गौर कीजिएगा, सारे टॉपिक को मेंटेन करके चलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, कहता है कि विद्युत क्षेत्र विक्षेपित होता है। देखिए, पहला बात कि विद्युत क्षेत्र आवेश पर निर्भर है, विद्युत क्षेत्र आवेश पर निर्भर है। कैसे आवेश पर निर्भर है, देखिए यहां पे होता है E बराबर एफ बटा में क्यू, राइट। इस कंडीशन में अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहला बात E बराबर एफ बाई क्यू है। तो E बराबर यहां फॉर्मूला है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, अब बटा में कितना, आर स्क्वायर। तब अगर ऐसा है तो आइए इस कड़ी की चर्चा करें। तो इसमें से एक्सरे उदासीन हो गया ये भी, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, अल्फा।
यानी अल्फा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विक्षेपित कर सकता है, कह रहा है कि डिफेक्ट कर सकता है, इफेक्ट डाल सकता है, तो इसमें कौन सा होगा? अल्फा कण। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए क्या बात है कि यहां डिफ्लेक्ट कर सकता है, विक्षेपित नहीं कर सकता है, तो बाकी सब न्यूट्रॉन के पास भी आवेश नहीं है। अगला देखिए, ये आपको शुरू में ही चर्चा किए थे, कह रहा है कि आवेश पर महसूस किए जाने वाला बल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडीशन में इसको लिखते हैं E बराबर एफ बाई क्यू, यानी एफ बराबर कितना आएगा? क्यू इंटू ई। ठीक है, बल की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा? एफ बराबर क्यू, यहां पे फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज, यानी सीधा लिखेंगे एफ बराबर क्यू ई। क्लियर है? नेक्स्ट समझिए, अब ये देखिए क्वेश्चन, यल भुजा वाले एक घन है, जैसे घन बना लिए, जैसे ही क्वेश्चन दिया रहता है उसमें आपको प्रोसीजर, अगर डायग्राम बन सकता है तो डायग्राम बनाए। राइट, यहां पे एक चार्ज दिया है, इसके एक भाग को, यानी इसमें से एक भाग पे, एक प्लेट पे, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया? फाई ई बराबर क्यू बटा में इप्सिलॉन नॉट आएगा। संपूर्ण रहता तब, टोटल होता तो, लेकिन यहां टोटल तो नहीं है ना, ये तब होता जब संपूर्ण होता। लेकिन अगर वन फेस दिया है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में दिया है वन प्लेन ऑफ द क्यूब, यानी एक प्लेन है और एक प्लेन रहेगा, तो सीधा सा बात हुआ यहां पे एक प्लेन से कितना होगा, तो एक प्लेन से आ जाएगा फ्लक्स का वैल्यू कितना? क्यू बाई 6 इप्सिलॉन नॉट। राइट, यहां देखिए बात को ध्यान सुनिएगा, टोटल रहता, संपूर्ण होता तो क्या लिखते? क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अनुसार, यानी जो ये क्वेश्चन दे रहा है इसके अनुसार एक प्लेन पे पूछा गया, और तो इसमें कितने क्यूबाइड होंगे? 6। तो यहां पे कितना आंसर सही होगा? बी करेक्ट है। अब आगे की तरफ बढ़िए, अब यहां देखिए, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, कह रहा है एक गोलीय चालक है जिसकी धारिता कितनी है? तो सबसे पहले 1 माइक्रोफैराड, यानी C बराबर 1 माइक्रोफैराड है। निकालना क्या है? रेडियस, तो C बराबर क्या होता है? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। राइट, अब C का वैल्यू किस में दिया है? माइक्रोफैराड में, तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे? 9। ओहो, ये दिया है 1 माइक्रोफैराड, 10 पे पावर -6, 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू आर। क्रॉस करके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हर बार हम लोग सी निकालते थे, यहां आर निकाल रहे हैं, तो 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 10 पे पावर -6, तो ये हो गया 9 इंटू 10 पे पावर 3, यानी सीधा सा बात हुआ 9 किलोमीटर। तो कौन आंसर सही होगा? तो सी। कह रहा है कि 9 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आगे की तरफ बढ़िए, 9 किलोमीटर करेक्ट है। अब बताइए, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। अब बात यह आया कि संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती, निर्भर करती तो बात सीधा होता। अगर संधारित्र रहता तो यहां पे हम लोग ऐसा लिखते हैं कि सबसे पहले इसमें 2 प्लेट है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? ए है, यहाँ पे चार्ज कितना दिया है? तो सबसे पहले प्लस दिया है, एक तरफ कैसा दिया है? माइनस, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? डी। तो यहाँ पे तो सबसे पहले क्षेत्रफल पे निर्भर कर रहा है, आकार पे भी निर्भर कर रहा है, आकृति पे भी निर्भर कर रहा है, किस पर? दोनों प्लेटों के चार्ज पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों प्लेटों के भीतर का जो चार्ज होगा, भीतरी सतह का, इनर पार्ट का, जब दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, इसलिए ये निर्भर नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि समान धारिता वाले 3 संधारित्र हैं, पहले समान धारिता वाले 3 संधारित्र, पहले इन्हें समांतर में जोड़ते हैं, पैरेलली,
अगर पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो Cp बराबर C प्लस C बराबर कितना आएगा 3C। लेकिन बाद में इसे सीरीज में ऐड करता है सीरीज, तो कितना हो जाएगा C/3। तब क्या कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन ये है कि सबसे पहला बात कितना आएगा Cp/Cs 3C C/3, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा Cp/Cs बराबर 9/1। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए, यानी 9:1। क्लियर है? ये सीधा सीधा है टर्म, यहां पे लिखेंगे कितना 9:1। ठीक है। हाँ, आप सोल्व करके हमेशा प्रत्येक क्वेश्चन का यदि न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो उसे सोल्व करके ही टिक करिए। अब देखिए यहां पे ऐसे क्वेश्चन दिया है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का क्या होगा? फाई बराबर E इंटू ए, राइट। तो आप बताइए इसका क्या होता है? वोल्ट पर मीटर, यहाँ कितना है मीटर, तो कितना हो जाएगा वोल्ट पर वोल्ट मीटर, राइट। तो वोल्ट मीटर करेक्ट हो जाएगा किसका? विद्युत फ्लक्स का। लेकिन अगर विद्युत विभव होता तो क्या होता? वोल्ट। विद्युत विभव का क्या हो जाएगा? V बराबर W/Q, तो ये हो गया जूल पर कूलम, या इसी को कह दीजिए वोल्ट। हाँ, ये गलत ऑप्शन है, लेकिन फिर भी अगर चारों ऑप्शन दिया है तो चारों का सॉल्यूशन करने में क्या जाता है। जैसे अगर इस वोल्टता के केस में सोचेंगे तो E बराबर V/M, तो कितना लिखेंगे? वोल्ट पर मीटर। अगला लिख रहे हैं धारिता का, तो Q बराबर CV होता है, तो C बराबर Q/V, यानी सीधा सा बात हो गया कूलम पर वोल्ट, तो ये कितना आ गया? फराड। ये हो जाएगा फराड, और फराड हुआ, लेकिन इसमें कौन सही हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। अब आगे की तरफ बढ़िए। कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक। अब देखिए बात, ये अब आगे करंट में हम लोग कह रहा है कितना रो बराबर कितना RA बटा में कितना L ओम मीटर स्क्वायर बाई कितना मीटर। इसका आंसर कितना होगा? ओम मीटर। तो कौन सा करेक्ट है? ओम मीटर, डी, राइट। यहां कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा? ओम मीटर, यानी ओम मीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए सोल्व करिए, अगले देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बोल देंगे। ऐसे रो बराबर RA/L भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि क्या होता है फैक्ट में कि देखिए कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव सीरीज कर रहे हैं तो उसमें छोटे छोटी बातों को ध्यान रखनी पड़ती है, जिससे कि सॉल्यूशन करने में आपको आसान होगा। ये देखिए कह रहा है परम ताप पर कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल व्यवहार करता है। अब बात देखा जाए, कह रहा है क्रिस्टल का सिलिकॉन कितना कितना टेम्परेचर पे है? परम ताप पे है। परम ताप पर है तो कुचालक की तरह व्यवहार करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है? अब लिखिए, अभी इसके पहले ऐसा लिख रहे थे आपके सामने रो बराबर कितना RA बटा में L, यहां R बराबर कितना होगा? रो L बटा में A, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? A। कह रहा है रो L बटा में कितना? A आएगा। करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है जब ताप में वृद्धि होती है। अब बात आया कि जब ताप में वृद्धि होती है, यहां बालक नहीं होगा, चालक। ठीक है, तो चालक यानी कंडक्टर में क्या होता है? तो पहला बात कि R बराबर R0, इसके बाद 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर रेज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? रेज करेगा। ठीक है, अब अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, यूनिट क्या होता है? पर केल्विन। ठीक है ना। तो आगे की तरफ बढ़िए, 70 क्वेश्चन है, मतलब लंबा सा दौर चलेगा इसमें। अब यहां देखना है
कह रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी, P बराबर V स्क्वायर बटा में R होगी। तो इसका कड़ी कितना है, V स्क्वायर बटा में कितना आएगा, R, राइट। अब अगला सोचिए, यहां कह रहे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान किसके बराबर होगा, ये बात तो आ गई। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान किसके बराबर होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का वोल्ट किसके बराबर होगा, 1.6 गुने 10 पे पावर -19 जूल, करेक्ट है। अब आगे बढ़िए, 18 कह रहा है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, केसीएल है ये, तो बीजगणितीय योग शून्य होगा। ऐसे इसके बारे में बताया गया था कि ये आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर भी कार्य करता है, यानी कह रहा है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, मूविंग करंट है। अगर कहते तो स्थिर चार्ज रहेगा तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मूविंग चार्ज रहेगा, एक्चुअली यहाँ पे शर्त क्या है, गतिशील आवेश है, गतिशील मूविंग चार्ज क्या करता है, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र। कह रहा है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, कौन कौन, विद्युतीय और चुंबकीय, ठीक है। यहां पे देखिए यूनिट ऑफ, ये पूरा ऐसा होगा, तो यहां पे इसको देखेंगे इस तरह से। हाँ, कितने बच्चा ये सोचेगा कि इसका क्या करें, कैसे बनाएं, तो ये सबसे बेटर क्या है, हम तो डायरेक्ट टिक मार देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इसे बनाइए कैसे, इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिख लीजिएगा, जो भी आ जाए आपका। और दोनों को, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको एक क्वेश्चन में इप्सिलॉन नॉट भी है और म्यू नॉट भी है, दोनों का डायमेंशन जब फाइनलाइज करिएगा तो इसका डायमेंशन आपको आएगा किसके बराबर, ओम के बराबर, ठीक है। अब इस बहुत लंबा प्रोसेस है कि आप भी जानते हैं कि म्यू नॉट निकालना पड़ेगा, इप्सिलॉन नॉट निकालना पड़ेगा, तब डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आंसर होगा, राइट। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कर रहे हैं बी, ओम। नेक्स्ट यहां समझिए, कह रहा है एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन पुंज। अब बात थोड़ा देखिए, अब बड़ी बारीकी से क्वेश्चन को पूछा गया है, क्योंकि बात क्या है, अगर ऐसा होता कि सबसे पहले यहां पे करंट होता, अगर मान लीजिए करंट रहता, करंट का मतलब I1, एक कितना है I2, राइट। तो इसको लिखा जाता है F/L, इसके बीच का डिस्टेंस है, म्यू नॉट आएगा 2I0 आएगा, I2 आएगा बटा में कितना आएगा 4πd आएगा, ठीक है। और एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो ये कितना होगा, अट्रैक्शन, ठीक है, आकर्षित होते हैं। लेकिन यहां क्या पूछा गया है, जान से वेरी करके को टेस्ट लिया जा रहा था, तब बोल रहा था यहां पे कितना है, दो समानांतर इलेक्ट्रॉन है, यानी दोनों की प्रकृति सेम है, दोनों की प्रकृति सेम है, यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, ठीक है। अब यहां गौर करने की चीजें हैं कि जैसे आपको बताया गया होगा मैग्नेटिक फील्ड में, आप एक बार देख लेंगे। अब इसका बताइए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार की बात नहीं है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो, इसमें टॉर्क निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड लिखते हैं, सारा देखिए पहले कैसे, पहला एक याद रखते हैं टॉर्क बराबर m क्रॉस b, और साथ में दूसरा याद रखते थे वर्क बराबर कितना mb, 1 माइनस कितना cos थीटा, तीसरा है कितना एनर्जी बराबर माइनस mb cos थीटा, इसके बाद चौथा कितना है जी, सबसे पहले यहाँ पे तो एक निकालते थे टाइम पीरियड 2π रूट में कितना I बटा में कितना mb।
तो ऐसे जब भी कोई टॉपिक आता है इकट्ठे इसका शॉर्ट नोट्स, ऐसे तो हम क्लास वर्क जब करवाते हैं तो उसी समय आपका शॉर्ट वर्क भी करवा देते हैं, ताकि आसान होगा आपको टैली करने में, आसान होगा आपको सॉल्यूशन करने में और आंसर की क्रिएट करने में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक शून्य है। अब अर्थ आ गया। कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो सबसे पहला ये कब होता है, एट इक्वेटर पे, एट इक्वेटर। ठीक है, अब ऐसे नमन कोण भी था, आपको बताया गया था। यहां देखिए, विद्युत चुंबक बनाने में सबसे उचित धातु है, तो विद्युत चुंबक बनाने में सबसे उचित धातु जो है यह है कैसा, सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा। कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने में सबसे उचित धातु है, तो क्या आंसर करेंगे, तो सबसे पहला सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान। अब देखिए ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सापेक्षिक होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये क्या दिया है, पैरामैग्नेटिक, यानी यहाँ पे दिया गया है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में कितना होगा, एक से अधिक, बहुत अधिक नहीं, एक से अधिक। जैसे हम लोग बोलते थे म्यू आर ग्रेटर देन 1, किसमें, पारा में। लेकिन यदि यही फेरो होता तो उसमें एक से बहुत बड़ा होता, उसमें एक से बहुत बड़ा होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि सबसे पहले एक से बड़ा, इसमें थोड़ा थोड़ा आकर्षण पाया जाता है। ये क्या करता है, किसी वस्तु को आकर्षित करता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला क्या है, कह रहा है कि उदासीन बिंदुओं पर, अब देखिए थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, अगर जल्दबाजी में रहिएगा तो आप इसको मार के निकल जाइएगा, लेकिन यहां पे क्या है, न्यूट्रल पॉइंट कब होगा, तो यहां तरीका देखिए, इसको मिलाइए साथ ही साथ पृथ्वी क्षेत्र, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, हाँ कभी कभी आप लोग जल्दबाजी में रहते हैं, चाहे हम ही बना रहे तो हार्डली कहते हैं कभी कभी कि चलो जी ये हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं, बना करके चलना। लेंज लॉ बेस्ड ऑन, ये तो बहुत बार आपको बताया गया है कि लेंज लॉ किस पर काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ऊर्जा पे काम करता है। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब, और चैप्टर नंबर 6 से ये सारी टॉपिक आपको बहुत डिटेल में बताई गई है, इसलिए 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट कर लिया करिए। अब कह रहा है प्रेरकत्व का मात्रक है। अब देखिए यहां पे कह रहा है प्रेरकत्व का मात्रक, कोई भी बच्चा याद किया है हेनरी, हेनरी का कितना एच, राइट, लेकिन यहां तो चेंज है। अब प्रेरकत्व चाहिए, कैसे निकाला जाए, जब भी ओम दिया रहे तो आप याद करिए एक्सएल बराबर ओमेगा एल होती थी। अब यल बराबर कितना हो गया, एक्स एल, अब बट्टा में ओमेगा, इसका होता है ओम, इधर होता है कितना, सेकेंड पे पावर -1, तो ये कितना आएगा, ओम सेकेंड, ओम सेकेंड। कौन सा करेक्ट आंसर है, तो इसमें सही आंसर है ए, यानी ओम सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहां सीधा सीधा है, इसका तो एक्सेल था, प्रेरकत्व प्रतिघात, यहां पे ओमेगा का कितना होगा, पर सेकेंड, ऊपर जाएगा ओम सेकेंड, करेक्ट आंसर कौन होगा, ए। नेक्स्ट देखा जाए, कह रहा यल बाई आर की डायमेंशन होगी, यल बाई आर की डायमेंशन होगी, इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो सबसे पहले एल सी, राइट। अब आगे बढ़िए, यहां देखिए किसी, अब यहां दिया है आई नॉट का मान, आई रमेश का मान पूछ रहा है, आई आर एम एस का, तो आई आर एम एस बराबर कितना होता है, आई नॉट बाई √2, इसका मान 5√2 है, अब बाई √2 है, कट जाएगा कितना एम्पियर आएगा, 5 एम्पियर। ठीक है, अब इसमें कह रहा है सीधा सा बात, अगर 30 नंबर की बात करें तो सबसे पहले इसका आंसर कितना हो गया, 5 एम्पियर। नेक्स्ट देखा जाए, हाँ यहां मिलाइए, कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा में 8 ओम का प्रतिरोध है और 6 ओम का,
नहीं देखिएगा तो 8 6 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रतिघात है लेकिन पूछा जा रहा है प्रतिबाधा जेड, तो क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना है, आप कितना लिखिएगा इसको, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये कितना हो गया सर 64 प्लस कितना 36 बराबर कितना सीधा सा 100, 100 का कितना आएगा 10। करेक्ट आंसर कौन होगा 10। क्या बातें क्लियर हो रही है। हाँ, हर टॉपिक को मिला करके चलना है। ऐसे तो इसका सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास है, हार्ड कॉपी भी आपके पास है। अब ये तो क्लियर है। तब तो एमीटर क्या करता है, ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करेगा, ऊष्मीय प्रभाव को, हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। लेकिन बात क्या होता है, जब भी किसी भी वायर से करंट दी जाती है रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या करता है, करंट को लूज करता है, साथ ही साथ उससे हीटिंग वैल्यू भी मिल जाता है। अब इसका बताइए क्या आएगा, कौन सा है 33। अब इसमें क्या रहा है, शक्ति गुणांक निकालने के लिए, राइट। शक्ति गुणांक का कंडीशन कितना है, तो सबसे पहला बात इसको ऐसे लिखते थे, पी ए वी जी बराबर आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस, वी आर एम एस के बराबर कितना कॉस फाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका मान कितना हो गया आई आर एम एस वी आर एम एस, यहाँ कितना कॉस पाई बाई 2 फेजर वैल्यू होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0। तो कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, कोई दिक्कत, आय की तरफ बढ़िए। हाँ कि कॉस फाई, अगर आप इस तरह से भी देख सकते हैं, इसे पिछला वाला क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, और आप ऐसे भी देख सकते थे, शक्ति गुणांक बराबर लिखते हैं पावर फैक्टर बराबर, तो इसको लिखते हैं पावर फैक्टर इक्वल टू कितना, तो सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है पावर फैक्टर बराबर कितना कॉस फाई बराबर आर बाई जेड, लेकिन यहाँ कॉस है कितना पाई बाई 2, कितना वैल्यू 0। ठीक है, इस तरह से भी जा सकते हो। अब ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, डीसी, नेबर, ऐसा कभी होता नहीं है, तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट करंट संभव नहीं है। ठीक है, अभी तो हाफ तक आए, अभी हाफ की तरफ चलना है। ये सभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपीडेंस निकालना, ये अल्टरनेटिंग करंट ही बहुत सॉलिड चैप्टर है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। कहता है रूट में कितना लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया डी। अब निम्नलिखित में कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है, पहला बात, एक लाइन बहुत सॉलिड बता देते हैं आपको, यहां सीधा रखिएगा जैकोबियन बार, अगर ये नहीं है तो सीधा कह दीजिएगा कि क्या है, कि इस कंडीशन में ये वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे कौन नहीं है इसमें, कि जी से गामा, एक्स से एक्सरे, यू से अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव और आर से कैसा रेडियो वेव। चलिए, सबसे अधिक आवृत्ति है किसकी, तो यहां पे गामा की हो जाएगी, और इसकी ना भेदन क्षमता भी सबसे अधिक होती है। गामा की आवृत्ति होती है लेकिन साथ में इसकी भेदन क्षमता भी सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है कि ऐसा है कि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी दोनों क्वेश्चन किसके आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप लोग कहते थे ना कि सर लाइन से क्यों पढ़ा रहे, भाई लाइन से पढ़ेंगे तो डिटेल में सारे टॉपिक एक के बाद एक आ जाते। इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी होगा, ई क्रॉस बी के समांतर। चलिए आगे, अब यहां पे देखिए लिखना क्या है, डायमेंशन, और ये जो कड़ी है आपका, ये जो से लिख रहे हैं हम लोग, तो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी, ये 2 बार था, अगर वास्तविकता में देखिएगा तो कितना टाइम, 2 बार, एक था इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक था मैग्नेटिक फील्ड में, इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 2 म्यू नॉट। ठीक है जी,
अगर ये ऐसा है तो सबसे पहला ये सोचिए कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो ये होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम, राइट। अब एनर्जी बाई वॉल्यूम होता है तो एनर्जी का वैल्यू क्या लिखिएगा, तो यहां लिखा जाएगा ml2 टी पर पावर -2। अब वॉल्यूम का क्या लिखेंगे, एल पे पावर 3, यम आएगा एल पे पावर फिर कितना टी पे पावर, यानी डायमेंशन लिखना था, वो तो आपको बता दिए ताकि दिमाग में रहेगा कि सबसे पहले इसका भी वैल्यू होती थी। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये आपको 2024 के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन पे था, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे और 39 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ml, इसका आंसर हो जाएगा सी। चेक कर लीजिए, हो गया। अब यहाँ एनर्जी बाई वॉल्यूम प्रूफ कराया गया था, ध्यान से देखिएगा एकदम डिटेल में जाकर के, कि हम शॉर्टकट नहीं चलते, हमेशा लॉन्ग कट डिटेल में बता देते सारे टॉपिक को। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 40। अब कह रहा है यदि किसी माध्यम में निर्वात की संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण है ना, क्रिटिकल एंगल, तो पहले साइन सी बराबर कितना 1/μ। अब 30 डिग्री है, साइन क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 30 डिग्री बराबर 1/μ, ये कितना आएगा 1/2, इधर कितना आएगा म्यू, म्यू बराबर कितना आएगा 2, राइट। अब इस कड़ी में देखिएगा ये 2 आ गया, लेकिन अब क्या कह रहा है कि अब बताइए प्रकाश का वेग कितना होगा, ये बात तो सही है। और प्रकाश का वेग निकालिएगा तो सबसे पहले आपको म्यू बराबर होता है c/v, तो c/v होगा, तो c तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है, कह रहा है माध्यम में, तो v बराबर कितना c/μ, और c का मान कितना है 3 × 10⁸ यहाँ म्यू का वैल्यू 2 है, कितना हो जाएगा 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कोई नहीं है क्या, ये कैसे हो गया, चल नहीं है तो इसको हम बना देते हैं कि अब इसका ऑप्शन में शायद रॉन्ग लिखा गया होगा। ये कितना आएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर कट है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। कह रहा है 3D है 2D है, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दीजिए, तो कह रहा है मिला देंगे तो क्या होगा P1 + P2 होगा, P1 का मान 3D होगा साथ में 2D होगा, बराबर कितना 1D आएगा। ये तो क्लियर हो गया जी। P बराबर 1/f है, f निकालना है 1/p, तो ये तो आ जाएगा 100, यानी सीधा सा बात नीचे है कितना 1/1 कट गया 1 मीटर। अगर सेंटीमीटर में होता तो 100 सेंटीमीटर हो जाता, अगर ये सेंटीमीटर में होता तो क्या हो जाता 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहां दिया किस में है मीटर में, इसलिए 100 कर रहे थे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये खगोलीय दूरदर्शी है और इसमें क्या पूछा जा रहा है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसमें वो भी अंतिम, दूसरी बात क्या है मट अब तो टर्म नहीं, यहां कह रहा अंतिम में कैसा बनेगा, अंतिम में ये कैसा बनेगा, तो ये बनेगा काल्पनिक एवं उल्टा, राइट। अगर ये ऐसा रहता, जैसे मान लीजिए रहता बीच में, ये बात क्या होता है इसमें 2 लेंस होते थे, तो एक होता था कि पहले रहता था दूसरा, तो पहला बार तो वास्तविक बन गया, लेकिन दूसरा बार कैसा बनता है काल्पनिक। अब बताइए इसका क्या होगा, समान आयाम और तरंगदैर्घ्य के 2 प्रकाश अध्यारोपित होते हैं, आयाम अधिकतम होगा। देखिए यहाँ पे ना एक फॉर्मूला था,
ए आर बराबर याद रखेंगे A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, राइट। अब कह रहा है अगर एक ही दिशा में रहेगा तो कलांतर का मान कितना होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम इसलिए होगा कि cos फाई का वैल्यू 1 पाया जाएगा और 1 पाया जाएगा तो ये कितना होगा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, अधिकतम होगी। चलिए बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला समझिए, कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को पुष्टि करता है। ये बार बार आपको हमने कहा है कि लाइट के अंदर में क्या होता है कि सबसे पहला बात ये केवल और केवल पोलराइजेशन की घटना को सेट करता है। कभी कभी डाउट हो जाता है तो यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है, ट्रांसवर्स इन नेचर। नेक्स्ट आइए, कह रहा है ध्रुवित प्रकाश के कंपन तथा ध्रुवण के तल का कोण होता है कितना होगा, तो ये 90 डिग्री होता है। इसके ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले इसका वैल्यू कितना रहेगा, तो इसका वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल रहेगा। अगला समझिए, कह रहा है कि जब प्रकाश उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर, ये बढ़ता है, बात सही है, बढ़ती है, ओके। और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, डिक्रीज करेगी, ऐसा तो कभी नहीं होगा, बढ़ेगी ये बात कंफर्म है, ठीक है। अगला सोचेंगे, अपरिवर्तित रहती है, लास्ट में रिमेन्स कांस्टेंट हो जाता है, यानी दोनों मिला करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। मगर मान लीजिए सपोज दैट हमने कहा कि यहाँ इंक्रीज करता है, रिमेन्स रहता है, कि चारों ऑप्शन में कोई एक ही सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखा जाए, अब बताइए इसमें किसका निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये बात क्या होता था कि जब कैथोड के प्लेट पर बहुत सारे लाइट को जब डाला जाता था तो क्या होता था, जैसे ही हम लोग कैथोड के प्लेट पे लाइट डालते थे तो क्या हुआ कि लाइट डालते थे तो वहां से इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलते थे, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में यदि एनोड पे क्या होते थे, पॉजिटिव आयन होते थे तो जाके रुक जाते थे। तो यहाँ पे कलर कौन सा होगा जो कि रुकेगा, तो सबसे अधिक यहाँ पे रुकने का दर होगा जिसका वेवलेंथ क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले बी। हाँ, ऐसे इक्वेशन देख लीजिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का, आपको इक्वेशन देखना चाहिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का अगर बात करें तो इसके इक्वेशन में 1/λ आता था, तो जिसका यहाँ पे कम पूछा भी गया है तो इसका क्या होगा, वेवलेंथ, ठीक है। अब ऐसे देखिए फिर भी बोल रहे हैं ये जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का है तो आप इस फॉर्मूला को चेक कर लीजिएगा। अब इसका बताइए, कह रहा है कि अब यहाँ पे ऐसे तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बता दिए हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि कैसे काउंटिंग करते हैं। लेमडा बराबर h/p, ये तो सीधा है जी लेमडा बराबर h/p होता कि बात क्या होता था, फोटोन रिलीज करता था। और आपको याद आए थोड़ा सा चेक करिए, लेमडा बराबर हम लोग लिखते थे h, यहाँ कितना 2m काइनेटिक एनर्जी, राइट। फिर अगला लाइन लिखा करते थे h, यहाँ पे कितना 2m, इसके बाद कितना होता था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ए, राइट। अब आगे की तरफ बढ़िए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के भूतल ऊर्जा, तो भूतल ऊर्जा क्या होता है, L बराबर mvr होगा, अब बराबर कितना NH/2π। लेकिन ये पहला स्टेट है ना, तो पहला स्टेट में n का मान कितना होगा 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा h/2π। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी, कह रहा है h/2π के बराबर, ठीक है। अब अगला देखिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है, लाइमन पड़ती है किसमें, पराबैंगनी में, अल्ट्रावायलेट। कह रहा लाइमन स्पेक्ट्रम किसमें पड़ेगा, पराबैंगनी क्षेत्र में, अल्ट्रावायलेट रीजन। कह रहा है कौन सा, अल्ट्रावायलेट रीजन में, क्योंकि लाइमन याद रखेंगे लाइमन सब में एनर्जी बैंड क्या होती है, ज्यादा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन का
लाइमन का कैसे, लाइमन तो फर्स्ट होगा, लाइमन का कितना आ जाएगा, तो यहां पे सी आएगा। आप सबको लिस्ट कीजिए, लाइमन, बामर, पासचन, पीफन, ब्रैकेट और सबके सीरीज को ध्यान रखिए। अब अल्फा कण पर आवेश कितना होगा, अब आइए थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। यहां जेड है और यहां ए है, अल्फा निकालेंगे तो कितना होगा, वाई, जेड -2 ए -4, यहां कितना आएगा, हीलियम 2 से 4। तो अब बताइए इस कड़ी में आप इसमें क्या करिएगा, यहां पे कितना आवेश चेंज करेगा, मास चार्ज करेगा, लेकिन चार्ज कितना करेगा, 2। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है, मास रहता है तो कितना करता, 4 से करता, लेकिन यहां पे क्या दिया। ठीक है, नेक्स्ट 1 AMU के तुल्य होगा। देखिए ये वाली बातें कितना बोलते थे कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, 1 AMU का द्रव्यमान भी देख लीजिएगा, अगर मास ऑफ 1 AMU है तो भी देख लेना है और ये भी देख लेना। मास ऑफ 1 AMU कितना होता है, मास अगर बात कर रहे हैं मास की, तो सबसे पहले इसका वैल्यू आता था 1.66 इंटू 10 पे पावर -27 kg। अब इसकी एनर्जी भी निकाल करके आपकी कॉपी में है, ये देख लेंगे एटम और न्यूक्लियाई में स्पेशली। चलिए, सूर्य की विकृत ऊर्जा का स्रोत है कौन सा, ये तो बिल्कुल सही है कि सबसे पहले नाभिकीय संलयन होगा, तो नाभिकीय संलयन कंटेंट है। तो आपको डायग्राम बना के दिए थे, सन ऐसा हो गया, यहाँ से ये रेडिएट कर रहा है एकदम, यहाँ से ये कंटिन्यू होगा, इसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, कि बॉन्डिंग कंडीशन होती है जिसमें वैल्यू कितना होता है, हायर। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बच्चा लोग इसको समझता है पी टाइप, VVI है, सोच लो। अब कहोगे कैसे, बता रहे हैं आपको, पी टाइप नाम देखते ही ना बच्चा ये सोच लेता है कि मारेंगे पॉजिटिव, लेकिन वास्तविकता में यहाँ क्या है कि जितना ये इसमें इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होगा, होल रहते हैं, इसलिए ये क्या होता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। ऐसे बताया गया है आपको क्लियर कर कि जब ऐसा रहेगा तो ये न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रलाइज। और न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है, उदासीन। तो इस कंडीशन में कौन सा, बी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बात क्या है, पी टाइप आप याद किए हो, पी टाइप मतलब पॉजिटिव, लेकिन आवेश वाहक था, यहाँ वैद्युत रूप में होते हैं, तो ये कैसे होंगे, उदासीन। और एनसीईआरटी यदि आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो आप क्लियरिटी है, और ऐसा भी हम बहुत बार रिपीट किए थे कि होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो कितना हो जाएगा। ठीक है, अगला सोचिए, इसमें जर्मेनियम है, जर्मेनियम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.3 वोल्ट। विभव प्राचीर है, यहाँ पे क्या दिया है, विभव प्राचीर, यानी कह रहा था पोटेंशियल बैरियर की बात कर रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, तो सीधा सा आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट चला जाए। देखिए अब तो ये बात कंफर्म हो गया कि आयाम मोडलन सूचकांक का वैल्यू कितना, 0 से 1 के बीच में। कम्युनिकेशन सिस्टम नाम सुन लीजिए, कम्युनिकेशन नाम पढ़े थे चैप्टर नंबर 15, कहते थे कि आप कहते थे कि इसकी आवश्यकता क्या, इतना पढ़ ली, नहीं, सबकी आवश्यकता है, सेलेक्ट करना होगा कितना करेक्ट करना है कितना नहीं। ठीक है, 56 का कौन सा, सी। नेक्स्ट चलिए, अब कह रहा है कि 10 माइक्रो कूलम है तो इस सतह पे विद्युत फ्लक्स क्या होगा, गॉस का नियम लगा देंगे, Q बराबर कितना है, ऐसा रख देंगे। Q का वैल्यू दिया है 10 गुने 10 पे पावर -6, 8.85 गुने 10 पे पावर -12। ये कटेगा तो सब सीधा सीधा आ जाएगा, नियर अबाउट कटने के बाद 36 पाई गुने 10 पे पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, ये यूनिट है फ्लक्स का, SI यूनिट ऑफ फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। इसे भी सीखने को आपको मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए। ठीक है, अब पूरा वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ऑप्शन कर रहे हैं तब, लेकिन अगर नहीं, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो उस कंडीशन में आप लगे रहेंगे। कह रहा है स्वप्रेरकत्व यल तथा कोणीय आवृत्ति के बीच की इकाई होगी।
तो अब ये बताइए, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका कितना बढ़िया है। एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्सएल है क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है तो इसका आंसर क्या होगा, ओम होगा, राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है। यहाँ पे कह रहा लेंस की क्षमता दिया है 12D, तो इसका वैल्यू क्या लिखिएगा, m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, राइट। ये 1 तो सही है, d का वैल्यू कितना हो गया, तो d डी रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 गुने ये कितना दिया था 12 बटा में कितना 100, क्योंकि अब मान लीजिए बहुत बचा सोचेगा कि रिपीटली कर देते थोड़ा ठीक रहता। तो देखिए डी होता है 25 सेंटीमीटर, राइट, 25 को बदल दिया गया 25 बटा में 100, तो ये हो गया कितना मीटर, यह सा यूनिट में चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना दिया 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, तो P बराबर कितना होता है 1/f, अब 1/f का वैल्यू तो दिया नहीं है, पावर का दिया है 12 डाइऑप्टर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 4 बार में, ये कटेगा क बार में 3 बार में, 1 + 3 आएगा, कितना आया 4 आएगा, तो 4 डाइऑप्टर करेक्ट आंसर, 4 डाइऑप्टर इज अ करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट चलिए। ब्रूस्टर का नियम है, क्या है, अरे ब्रूस्टर का नियम सीधा सा बात, अब तो यहां कुछ लेफ्ट राइट करना ही नहीं था, कहता था ब्रूस्टर लॉ इज, इसके पहले एक मेल्स लॉ भी था, ठीक है देख लीजिएगा। हाँ, वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब देखा जाए। अब ये विभव मापी है, आज जिसकी चर्चा हम लोग बहुत पहले करते थे, विभव मापी, लेंथ बढ़ाएंगे तो लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ाएंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें होता था कि जिसको जॉकी बोलते थे, बढ़ाते थे आगे की तरफ, लेंथ बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ाने पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बताइए नैंड गेट का, नैंड गेट में क्या क्या होगा, नैंड गेट है तो नैंड गेट में एंड होगा, एंड पे बार, एंड पे बार, नैंड गेट, नैंड में एंड प्लस नॉट, ठीक है, ठीक है जी। बोलिए व्यंजक। अब देखो बात, आप सोचते हो सिंबलो लिख दे सब कुछ बेनिफिट में रहे, क्या ऐसे लिख देते, यहाँ इनपुट ए है आउटपुट है, ये वाई है, ए इंटू बी है, इस पर क्या लगाएंगे बार, नॉट के लिए बार लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चला जाए। एक समतल तरंगाग्र निम्न में किसका भाग है, समतल तरंगाग्र, ओहो याद रखेंगे सबसे पहले ये पॉइंट सोर्स था, ये बिंदु स्रोत था, जबकि ये इसमें दोनों आएगा, कितना आएगा सी, कह रहा है कि सबसे पहले ये पॉइंट सोर्स होता था, जबकि ये कितना होता था लीनियर सोर्स था, तो इसमें कौन सही होगा, तो आपका सी सही होगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट देखा जाए, ओहो क्या बात है, ये देखिए नैंड गेट ही है, कैसे नैंड है, तो यहाँ पे ये है एंड गेट प्लस ये है नॉट गेट, ये दोनों साथ मिल जाता था, तो इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे, ऐसा ए है बी है, यहाँ वाई है, ए इंटू बी है, यहाँ बार है, तो ए इंटू बी के साथ बार है, कौन सा आंसर सही होगा, डी, ठीक है। चलिए अब 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसका वैल्यू देखा जाए। प्रकाश का वेग दिया है, साथ ही साथ कितना जल में दिया है, ठीक है, इसके क्रांतिक कोण क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण के लिए क्या कंडीशन है, तो सबसे पहला बात साइन सी बराबर 1/म्यू होता है, और म्यू बराबर क्या होता है c/v होता है, ठीक है, और c/v होता है, तो c का वैल्यू तो दिया है 3, लिख देंगे 3 × 10⁻8, v का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻8, कटाएंगे तो कितना आएगा 3/2। अब यहाँ पे ये कितना आएगा सर 1/3/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 2/3,
आएगा ना। तो यहाँ कितना आया साइन सी, सी बराबर कितना होगा साइन इनवर्स 2 में कितना 3। क्या ऐसा बात आएगा? साइन इनवर्स 2/3। और करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सर? डी। कर साइन इनवर्स कितना होगा 2/3 होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़िए। अब बिंदुकता को दूर करने के लिए इनमें से कौन सा लेंस, ऐसे तो सबके बारे में जानकारी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टिक मारना है तो हम टिक ही कर लेंगे बेलनाकार। ऐसे आप लोग जब तैयारी करते हैं तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता सब लिख करके तब याद रखना चाहिए। अब बताइए करे कांच के किस रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है? रिफ देखिए पहले वेवलेंथ अधिक होगा लाल का, तब होता है किसका? वायलेट का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, तो इसमें कांच के लिए अपवर्तनांक किसका अधिक है? करेक्ट, कांच के लिए कि रंग का अपवर्तनांक लाल का जिसका यहाँ कम होगा, यहाँ पे कितना लेस रहेगा, उसका वैल्यू ऊपर कितना होगा। अगर यहाँ लेस रहा तो यहाँ कितना होगा? हाई। तो लेस किसका है? बैगनी का, तो इसमें कौन सा होगा? वायलेट। ठीक है, हाँ, जब तक छोटा बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं होता उसके कंसेप्ट अच्छे होते हैं। ठीक है, अब तरीका है कि सीधा सीधा आप सोल्व कर पाते हैं तो परफेक्शन है, नहीं कर पाते हैं तो रोइएगा धीरे धीरे आराम से। अब देखिए व्यतिकरण फ्रिंजों में चौड़ाइयां होती है, तो सबसे पहले लिखेंगे बीटा बराबर डी लेमडा बाई कितना? डी। हो गया। अब तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, बाहर बाबू एक के बारी में आंसर, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या पूरा क्वेश्चन ये नहीं कि ऐसा जैसे यहाँ पे दिया है तरंगदैर्घ्य के वर्ग के समानुपाती, कभी नहीं होगा। यहाँ पे कितना? तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा। वेग चांस ही नहीं था, काम ही खत्म हो गया। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ए। नेक्स्ट देखा जाए 69 समझिए। ऐसे तो इसमें 69 की अगर बात करें तो इसमें ना क्वेश्चन पूछना चाहिए था मोबिलिटी, म्यू बराबर कितना? वी डी बाई ई। ऐसे चेक कर लीजिएगा इसका, लेकिन बात क्या है यहाँ होना चाहिए था मोबिलिटी, लेकिन अब क्वेश्चन में पूछ लिया गया है तो रखा ही जाएगा। नेक्स्ट देखिए एलसीआर में ऊर्जा क्षय कितना होती है? तो एलसीआर में ऊर्जा क्षय सबसे पहले रेजिस्टेंस में होगी। यहाँ 3 कड़ी होती थी एलसीआर। उम्मीद करेंगे आपसे कि ये सेशन आपको अच्छा ही लगेगा, और अच्छा लगेगा तो कृपा करके इसे शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगा न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।